नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि विशेषण और विशेष्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रायः कहीं ना कहीं इस टॉपिक को लेके आप लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं इस तरह से आपको जो है विशेषण और विशेष्य पढ़ाऊं कि आपके अंदर जो दोनों शब्दों को लेके एक तो कन्फ्यूजन रहती है और दोनों का प्रयोग किस तरह से होता है और आपस में इनका इंटरचेंज यानी आपस में जो है परिवर्तन यानी विशेष से विशेषण कैसे बनाते हैं और विशेषण से विशेष कैसे बनाते हैं और हम ये कैसे पहचानें किसी सेंटेंस में कि कोई शब्द विशेष है या विशेषण है। तो इन सब जो है प्रमुख उद्देश्यों को लेके जो है हम इस लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे विशेषण से, क्योंकि विशेष्य उसके बाद आएगा। सबसे पहले हमको समझना होगा कि विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण का जो है वर्गीकरण क्या है, क्योंकि सीधे सीधे जो है प्रश्न इससे भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया गया, उसमें एक जो है एक शब्द दे दिया गया, निम्न में से विशेषण को पहचानिए, या एक विशेषण शब्द ही दे दिया गया और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का विशेषण है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको विशेषण का जो है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि भले ही वो प्रमुखता से नहीं पूछा जाता, लेकिन क्रिया विशेषण अगर आप नहीं जानेंगे तो उसको आप विशेषण से उसका भेद भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा हम सभी परिचित हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। ये जो है एक मानक परिभाषा है और हमेशा से हम ये सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। एक उदाहरण उसका लेते हैं, रमेश अच्छा लड़का है। रमेश अच्छा लड़का है, तो इसमें विशेषण शब्द क्या हुआ? अच्छा। यानी लड़के की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो लड़का अच्छा है, तो ये शब्द क्या हो गया? अच्छा। या यूं कह लीजिए कि रमेश की विशेषता बतलाई जा रही है कि वो एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा जो क्या हो गया? एक विशेषण शब्द हो गया। इसी तरह से शीला बुद्धिमान है, तो हम प्रश्न करेंगे शीला कैसी है। जब कभी अभी हमको ये समझना हो कि यहाँ पर विशेषण क्या है तो उसको हम पहले प्रश्न बनाते हैं। जब हम प्रश्न बनाएंगे, शीला बुद्धिमान है, इसको हम प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे? शीला किस प्रकार की है? तो हमको जवाब मिला कि शीला बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई, यानी बुद्धिमान इसका जो है विशेषण शब्द हो गया। वह लंबा लड़का है। अब यहां पर जो है लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो लड़का कैसा है? लंबा लड़का है। तो यहां पर जो है लंबा होना क्या है? एक विशेषण शब्द है। इसी तरह से वह गाय काली है, तो यहां पर गाय का कलर बताया जा रहा है, गाय का रंग बताया जा रहा है कि वो काली है। वो सफेद भी हो सकती है, वो भूरी भी हो सकती है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि वो काली है। तो काली का मतलब जो है ये एक विशेषण शब्द हो गया। तो यहां तक आप ये समझ गए होंगे कि विशेषण शब्द क्या है और जो है वो किस प्रकार से विश्लेषता बतलाते हैं। फिर विशेषण के भेद क्या होते हैं? तो विशेषण के भेद जो होते हैं यानी विशेषण के प्रकार, उनका कई तरह से डिविजन्स किया जाता है। तो उसके गुण, संख्या, परिमाण आदि के आधार पर विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। आप कई सारी किताबें पढ़ सकते हैं, कई सारी मानक पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी, किसी में 3 भी दिया है, किसी में 5 भी दिया है, लेकिन जो सर्वमान्य है मानक हिंदी की दृष्टि से उसको हम ये मान के चलते हैं कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और आयोग के द्वारा भी जो है अपने उत्तरों में इसको स्वीकार किया गया है कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार है हमारा सार्वनामिक विशेषण, इसी को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अभी हम सबकी डिटेल में भी चलेंगे। तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। दूसरे तरह का विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। तीसरे तरह का है परिमाण। परिमाण किससे संबंधित होता है? नाप तौल से संबंधित जो शब्द होते हैं, अगर वो किसी की विशेषता बतलाने में यूज होते हैं तो वो परिमाणवाचक होते हैं। और चौथा जो शब्द है वो है गुणवाचक, यानी उसका जो है गुण धर्म के बारे में, रंग, काल, दशा इत्यादि के बारे में बोध कराने वाले विशेषण शब्द जो है गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। तो ये 4 स्पष्ट रूप से जो इसके भेद हो गए।
अब इन भेदों में भी जो है कई सारे उपभेद हैं। तो जैसे हमने बात की कि सार्वनामिक विशेषण या इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा मौलिक हो जाएगा। मौलिक का मतलब कि सर्वनामिक विशेषण है, जैसे हमने एक उदाहरण पढ़ा पीछे, वह गाय काली है, तो गाय की विशेषता बता दी गई काली है, लेकिन वह, तो वहां पर क्या है, वह शब्द भी अपने आप में एक विशेषण है, क्योंकि यह इंगित कर रहा है कि वो वाली गाय, वह वाली गाय, यानी ऐसे शब्द जो सर्वनाम की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन जो सर्वनाम हैं लेकिन वो कहीं पर विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण में आ जाएंगे। अभी हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन अगर वो मौलिक हैं, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जैसे वह शब्द है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो वो मौलिक हो गया, और दूसरे तरह का विशेषण हो गया यौगिक। तो कुल मिला के ये भेद कैसे आया? ये भेद आया कि व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी जो सर्वनामिक विशेषण है उनकी रचना जो सर्वनाम से, वो जो सर्वनाम विशेषण की तरह बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उनकी जो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई। अगर मौलिक रूप से वो शब्द यूज हो रहे हैं तो मौलिक हो गया, अगर जो है वो किसी का परिवर्तन होके बन रहे हैं तो वो यौगिक हो गया। अगला हमारा संख्यावाचक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये संख्या के बारे में ज्ञान कराता, तो ये दो तरह से हो सकता है। या तो वो पूरी ठीक ठीक एक संख्या बताए, जैसे 1 2 3 4, या वो अनिश्चितवाचक हो, यानी अनिश्चयवाचक हो, जैसे कुछ, कितना, थोड़ा, बहुत। तो इस तरह के शब्द जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। अब निश्चित संख्यावाचक के भी हम कुछ भेद कर सकते हैं, वो हमारे 4 भेद हो जाएंगे। पहला हो जाएगा गणनावाचक। गणना मतलब हम गिनती कर रहे हैं, तो गिनती भी जो है या तो पूर्णांक में होगी या अपूर्णांक में होगी। पूर्णांक कैसे, या 2 हमने कहा, और अपूर्णांक कैसे, जैसे हमने कहा 2.5, सवा, साढ़े, तो ये जो है अपूर्णांक में आ गया। फिर निश्चित संख्यावाचक में दूसरा आ गया हमारा क्रमवाचक, जो एक क्रम को बताता हो, आवृत्ति बताता हो, तो आवृत्तिवाचक। समुदाय का बोध कराता हो तो समुदायवाचक, और प्रत्येक बोधक हो तो प्रत्येक बोधक। अभी हम सबको डिटेल में समझेंगे और सबका उदाहरण भी देखेंगे। तो ये जो है संख्यावाचक यहाँ पर हमने पूरा कर लिया। अब हम जो है आते हैं अपने पहले उदाहरण पर, जो हमारा पहला प्रकार है सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो सार्वनामिक या संकेतवाचक जो है, ये जैसा कि हमने अभी बात की कि सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी मूल रूप से वो सर्वनाम है, लेकिन वो वाक्य में ऐसी इस तरह से प्रयोग हो रहे हैं कि वो जो है एक विशेषण का काम कर रहे हैं। जैसे हमने कहा वह गाय काली है, यह मकान उसका है, तो यहाँ पर मकान की विशेषता बताई जा रही है कि यही मकान उसका है। तो इस तरह से जो शब्दों का जो है सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरह यूज होंगे तो वो सार्वनामिक, या इसको कहीं कहीं आप संकेतवाचक जो है पढ़ सकते हैं। तो इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये भी जो है इसकी एक परिभाषा हो गई। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझेंगे जो जरूरी है। जैसे पुस्तक है मेरी पुस्तक, अगर हमने कहा मेरी पुस्तक, तो मेरी जो है क्या मतलब कि एक विशेषता बता रही है कि ये मेरी ही पुस्तक है। इसी तरह से कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक। तो यहां पर आप देख रहे हैं जितने भी मैं जो है सर्किल कर रहा हूं, ये शब्द हैं क्या, ये शब्द सर्वनाम है। लेकिन ये सर्वनाम कैसे हैं, ये जो है संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, या जो है उसको एक विशिष्टता प्रदान कर रहे हैं। वह आदमी, वह लड़की, तो ये सब कैसे हो गए संकेतवाचक, या जो है इनको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं जब हम वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि वह मकान गिर जाएगा। तो यहाँ पर एक विशिष्टता है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं उस मकान की जो हमारे सामने, तो उसको हम कह रहे हैं वह मकान गिर जाएगा। और संकेतवाचक क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये संकेत करता है, हमेशा जो है किसी एक विशेष जो है संज्ञा वस्तु के तरफ जो है इंगित करते हुए बताता है सर्वनाम शब्द, और वो वहां पर विशेषण हो जाता है। यह पुस्तक अच्छी है। इसी प्रकार से कौन व्यक्ति जा रहा है, यानी व्यक्ति की भी विशेषता कि कौन व्यक्ति जा रहा है। ये घोड़े मजबूत हैं, घोड़ों के बारे में यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। तो सार्वनामिक विशेषण, जैसे हमने कहा
सर्वनामिक विशेषण के बारे में हमने समझ लिया। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो पुरुषवाचक होता है, एक निजवाचक होता है। पुरुषवाचक क्या है, निजवाचक क्या है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले पुरुषवाचक की बात करते हैं। जो सर्वनाम किसी पुरुष यानी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या पुरुष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक कैसे हैं, जैसे कि मैं, आप, तू, वह, यह, ये सभी क्या है, ये पुरुषवाचक या जो है या एक व्यक्ति की जो है ये क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो किसी वक्ता या लेखक, दो ही केस हो सकता है, दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं या हम जो है कुछ पढ़ रहे हैं या हम कुछ बोल रहे हैं तो कोई सुन रहा है, तो इन सब कंडीशंस में क्या होगा, या तो वक्ता होगा या लेखक, यानी जो संबोधित कर रहा हो उसके सामने तीन तरह के पुरुष हो सकते हैं। या तो वो स्वयं हो सकता है, मतलब मैं अपनी बात खुद कहूं, मैं अपने बारे में बात करूं, या जो है सुनने वाला, मेरी बात आप सुन रहे हैं तो मैं आपके बारे में बात कहूं, या मेरे और आपके अलावा किसी तीसरे के बारे में हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुरुष कैसे हो सकते हैं, तीन केस हो सकते हैं। या तो मैं स्वयं हो सकता हूं, यानी जो वक्ता या लेखक है वो स्वयं हो सकता है, या उसको जो सुनने वाला है जिसको हम श्रोता कहेंगे, अगर वो पढ़ रहा है तो वो पाठक कहलाएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी वो तीसरा व्यक्ति जो वहां पर मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसी आधार पर जो है हम पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन जो है भागों में बांटते हैं। वो तीन भाग कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये आपने पढ़ा होगा लेकिन यहां पर इसको क्लैरिटी समझ लीजिए। उत्तम पुरुष का अर्थ क्या हो गया, लेखक या वक्ता स्वयं। अगर वो लिख रहा है और कोई इसको पढ़ रहा है तो वहां पर लेखक अगर अपने बारे में ही बात कर रहा है तो ये भी उत्तम पुरुष हुआ। या जो है अगर कोई बोल रहा है और उसका कोई श्रोता सुन रहा है लेकिन बोलने वाला अपने बारे में बता रहा है, या जैसे कहते हैं ना कि मेरे बारे में मैं स्वयं बता रहा हूं, तो ये जो है किस तरह का पुरुष आएगा, उत्तम पुरुष। अब इसमें जो है क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जब हम अपनी बात अपने बारे में करते हैं तो हम क्या क्या संबोधन कर सकते हैं, मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, हमें, मुझे। तो इस तरह से हम जो है स्वयं के बारे में जब बात करते हैं तो उत्तम पुरुष कहते हैं इसको जो है, और इसको जो है प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, अब आ गई बात जो है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष कौन होता है, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, इसलिए आप क्या आएंगे, मध्यम पुरुष। यानी मैं जब आपकी बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं आपके लिए, तू कह सकता हूं, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आपको, अपने। इस तरह के शब्दों का मैं जो है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं आपके लिए। तो ये किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में, यानी कि एक श्रोता या पाठक के लिए। तो ये जो है दूसरी कैटेगरी हो गई, इसको हम जो है द्वितीय पुरुष भी कहते हैं या मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के बारे में बात किया था कि हम आप आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन हम बात किसी तीसरे व्यक्ति कर रहे हैं। तो वो तीसरा व्यक्ति के बारे में जो बात करेंगे और उसके लिए जो हम सर्वनाम का यूज करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, वो किस तरह का होगा, उसको हम अन्य पुरुष कहेंगे। यानी लेखक, वक्ता या श्रोता या पाठक से भिन्न कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम और आप जो है बात कर रहे हैं। तो हम उसको कैसे संबोधित करेंगे, या तो वह कहेंगे, या वे कहेंगे, उन्हें कहेंगे, उसके कहेंगे, उसका कहेंगे, इसे कहेंगे, यह कह सकते हैं या ये कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है क्लियर इसको समझ लीजिए कि जो है ये तीन तरह के जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रथम पुरुष जिसको उत्तम पुरुष भी कहते हैं, द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, और तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। ये शैली जो है कभी आप जब पत्रलेखन पढ़ेंगे तो आप पत्रलेखन में भी जो है इसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हर पत्र की एक विशेषता होती है कि वो किस पुरुष में लिखा जाता है। जैसे सरकारी पत्र है तो सरकारी पत्र जो है मैक्सिमम जो है अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। तो ये हमने समझा। अब इसका दूसरा प्रकार था जो है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम या निजवाचक जो है सार्वनामिक विशेषण की हम बात करते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम मूलतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही जो है एक रूप है। जैसे हमने पुरुषवाचक सर्वनाम देखे उसी का ही एक रूप है, लेकिन निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है, यानी अपने लिए ही करता है। जैसे कि आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, हम।
यानी जो हमने यहाँ पर प्रथम पुरुष में पढ़ा लगभग वही चीज है कि जब लेखक या वक्ता जो है स्वयं के लिए निज वाचक का मतलब ही है कि हम खुद को जो है संबोधित कर रहे हैं। तो इसके जो हमने ये उदाहरण देखे। अब यहाँ पर एक विशेष बात है आप को लेके। आप एक ऐसा शब्द है जो एक से अधिक जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। जहां पर आप एक कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है वहां वह क्या होता है, पुरुषवाचक होता है। इसको बहुत ध्यान से जो है समझिएगा क्योंकि ये एक अपवाद भी है। जहां पर आप कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है वहां पर वो पुरुषवाचक होता है, परंतु जब वह स्वयं कार्य नहीं करता किंतु अपने विषय में कुछ संकेत करता है तो वह जो है यानी आप निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, निजवाचक भी होता है, दोनों ही कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। इसका जो अंतर है वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी कर्ता की तरह यूज होगा तो वो पुरुषवाचक होगा, परंतु जब वह स्वयं कार्य नहीं करता यानी वो स्वयं कर्ता नहीं होता है और अपने विषय में कुछ संकेत करता है तो वह यानी आप जो है क्या होगा, एक निजवाचक सर्वनाम होगा। इसको हम उदाहरण से समझें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा आप कहाँ गए थे, तो यहाँ पर क्या है, आप गए थे यानी जो है ये क्या हो गया, एक कर्ता हो गया। तो ये किस तरह का हो गया, आप, ये पुरुषवाचक हो गया। वहीं पर हम कहेंगे यह काम आपने ही किया है, तो ये कैसा हो गया, जो है संकेत कर रहा है, निजवाचक हो गया। फिर आप भला तो जग भला, इस तरह की उक्ति हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर आप क्या हो गया, एक निजवाचक हो गया। फिर मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊंगा, अब यहाँ पर जो है अपने लिए जो है बात की जा रही, तो यहाँ पर स्वयं जो है क्या हो गया, निजवाचक हो गया। आप चिंता मत करो, ये क्या हो गया, पुरुषवाचक हो गया। आप लखनऊ चले जाना, ये भी पुरुषवाचक हो गया। यानी जो है आपका प्रयोग हम जो है निजवाचक के रूप में भी और पुरुषवाचक के रूप में भी करते हैं। बारीक सा अंतर है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अब सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, जो हमने बात की थी शुरुआत में, जो हमने चार्ट देखा था, तो उसको जो है हम अच्छे से समझ लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो है व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी उस शब्द की रचना, उस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इस पर जो है अगर हम इस आधार पर क्लासिफिकेशन करें तो ये दो प्रकार का, एक है मौलिक और एक है यौगिक। यौगिक जो है जानते हैं आप, कंपाउंड होता है यानी कुछ चीजों को मिलाकर बनने वाला, और मौलिक जो है बिल्कुल बेसिक होता है, जो मूल रूप में होता है, जिसको हम फंडामेंटल भी कहते हैं। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो है मूल रूप से हिंदी के 11 सर्वनाम जब बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो ऐसे विशेषण को मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी हिंदी में जो है मूल रूप से कुल 11 सर्वनाम होते हैं और जब वो अपने मूल रूप में ही रहते हैं, उनका कोई चेंज नहीं होता है, तो वो जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह घर, वह व्यक्ति, कोई आदमी, इनमें जो है यह, वह और कोई, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ये जो मूल रूप में वैसे ही है जैसे हिंदी में इनकी उत्पत्ति है। अब इसी का उलट जो है हमारे पास है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या है, जो सर्वनाम मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, यानी मूल सर्वनाम है उसमें प्रत्यय लगा दें तो एक नया शब्द बन जाएगा, जो कि एक जो है विशेषण होगा। कौन सा, सर्वनामी विशेषण होगा, या उसको हम केवल जो है सर्वनाम भी कह लें क्योंकि सर्वनाम से सर्वनाम बन रहा है। और अगर वो संज्ञा के पहले आता है और विशेषण की तरह व्यवहार करता है तो उसको हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये से ऐसा, किस से कैसा, जिस से जैसा, ये क्या हुआ, इनके हमने मूल जो है जो हमारे पास सर्वनामिक शब्द थे उनमें जो है हम लोगों ने कुछ ना कुछ प्रत्यय लगा दिया तो बन गया ऐसा, कैसा, जैसा। जबकि ये क्या था, ये, किस और जो, तो ये जो है ऐसा व्यक्ति, कैसा घर, जैसा देश, तो ये क्या बन गए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण बन गए। अब हमारा जो है दूसरा प्रकार है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, विशेषण का गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है जो तरीके का विशेषण होता है वो यही होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो है प्रकार या जो है सबसे ज़्यादा जो है आप प्रसार भी इसको कह सकते हैं, गुणवाचक विशेषण का ही जो है विशेषण में देखने को मिलता है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं
किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, जैसे कि कोई विशेष स्थिति, उसकी दिशा, उसका रंग, उसके गुण दोष, उसकी गंध, काल, स्थान, आकार, उसका रूप, स्वरूप, स्वाद, इन सब का जो बोध कराने वाले विशेषण शब्द होते हैं उनको हम गुणवाचक या गुणबोधक विशेषण शब्द कहते हैं। अब इनको जो है कई कैटेगरी में पढ़ते हैं और ये कैटेगरी से भी एग्जाम्पल आता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा एक कालबोधक जो है विशेषण है या कालबोधक गुणवाचक विशेषण है, तो आपको बताना होगा। तो इसलिए अगर हम इसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो हमको जो है ज़्यादा आसानी से हम प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो सबसे पहले कालबोधक की बात करते हैं। नाम से स्पष्ट है, काल यानी समय या टाइमिंग का जो है, टाइमिंग के बारे में जो विशेषता बताए उस तरह के विशेषण शब्द जो है कालबोधक विशेषण कहलाएंगे। तो कालबोधक में जैसे कि नया, यानी कोई चीज़ नई है तो इसके बारे में नए जो है काल के बारे में बताया कि ये नया है, ये पुराना है। भूतकाल है, वर्तमान है, भविष्य है, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाऊ, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर, ये शब्द क्या है, ये सभी जो है काल की विशेषता बता रहे हैं, काल की तरफ इंगित करते हैं। यानी किसी न किसी समय विशेष से जो है उसको जोड़ने का प्रयास करते हुए उसकी विशेषता बताते हैं। तो ये कैसे होंगे, कालबोधक हो गए। इसी तरह से स्थान बोधक, यानी जो हमको किसी एक प्लेस, स्थान के बारे में, उसकी अवस्थिति के बारे में अवगत कराएं विशेषण शब्द, वो स्थान बोधक के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि भारतीय, अमेरिकी, पंजाबी, असमी, क्षेत्रीय, देसी, स्थानीय, उजाड़, चौरस, भीतर। ये चौरस और जो है उजाड़, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई खेत है, कोई जगह है, तो उसके बारे में ये विशेषता बताई जा सकती है कि ये मैदान चौरस है, ये जो है जगह उजाड़ है। तो ये शब्द भी स्थान बोधक के अंतर्गत आएंगे। भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछुआ, चीनी, मद्रासी, बिहारी, ये सभी जो है कैसे विशेषण शब्द हैं, ये सभी स्थान बोधक विशेषण है, जो कि गुणवाचक का ही एक भेद है। आकार बोधक यानी शेप एंड साइज, शेप एंड साइज का बोध कराएं ऐसे विशेषण शब्द जो है क्या है, आकार बोधक हैं। जैसे कि नुकीला, लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर, सुडौल, समान, असमान, खोखला, बेलनाकार, त्रिज्याकार, वर्गाकार, आयताकार, ये शब्द क्या है, ये सभी हमको किसी एक वस्तु जिसको हम संज्ञा कहते हैं, तो उस वस्तु के आकार के बारे में, उसके हमको शेप और साइज के बारे में ज्ञान करा रहा है। तो ये जो है आकार बोधक या आकार बोधक गुणवाचक विशेषण हो गए। रंग बोधक नाम से स्पष्ट है, कलर का ज्ञान कराए। रंग का ज्ञान कराने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी, गुलाबी, काला, सफेद, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका, ये सभी क्या है, कलर या रंग का बोध कराने वाले शब्द हैं। इसके बाद जो है दशा बोधक की बात करेंगे। दशा का मतलब स्थिति, उसका जो है क्या स्टेटस है, उसकी क्या दशा है। तो इसमें कई तरह के शब्द आते हैं, जैसे उसके स्वास्थ्य के बारे में भी बताना, उसकी दशा हो गई। फिर दशा से उसका संबंध मोटा, नाटा, भारी, पतला, लंबा, ये भी उसकी एक दशा हो गई। गाढ़ा, गीला, सूखा, ये सब जो है कहीं ना कहीं दशा बताने वाले शब्द हैं। तो जैसे अस्वस्थ, स्वस्थ, रोगी, भला, चंगा, तंदुरुस्त, बीमार, दुबला, पतला, मोटा, नाटा, भारी, पिघला हुआ, गाढ़ा, गाढ़ा हम जो है दूध के लिए कह सकते हैं या किसी द्रव के लिए कह सकते हैं। गीला कपड़े के लिए कह सकते हैं। सूखा, घना, गरीब, अमीर, ये भी दशा है, क्योंकि कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये उसकी जो है दशा है। ये कैसी दशा है, आर्थिक दशा है। फिर उद्यमी, पालतू, बाजारू, ये सभी किसी न किसी विशेष संदर्भ में उसकी दशा की ज्ञान कराते हैं हमको। तो ये कैसे हो गए, दशा बोधक हो गए। फिर गुण बोधक, अब जो है गुणवाचक के अंदर ही हमारा जो है अगला है गुण बोधक, यानी जो है उसकी क्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पर जो है। तो क्वालिटी उचित है कि अनुचित है, भला, बुरा, अच्छा, खराब, सच्चा, झूठा, पुण्य, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, दुराचारी, सदाचारी, सीधा, शांत, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, दयालु और कृपण, ये सभी शब्द क्या हैं, ये गुण बता रहे हैं, किसी जो है पर्टिकुलर संज्ञा शब्द का गुण या धर्म गुण धर्म बता रहे हैं। फिर गंध बोधक, गंध आप समझते हैं
कि उसकी स्मेल के बारे में ज्ञान कराए, खुशबूदार है, बदबूदार है, सुगंधित है या महकदार है, तो ये गंध बोधक में आ गया। स्पर्श बोधक, हम किसी वस्तु को छूते हैं तो हमको उसका कैसा स्पर्श का अनुभव हुआ, उस अनुभव को व्यक्त करने वाले शब्द, जैसे कि कोमल, कठोर, मखमली, खुरदुरा, चिकना। इसके बाद स्वाद बोधक, खाने में हमको उसका कैसा स्वाद महसूस हुआ, मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, मधुर, नमकीन, निकता, तीता। तो ये शब्द जो हैं ये क्या हैं, ये स्वाद का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप समझ गए होंगे कि गुणवाचक जो है विशेषण क्या है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। अब अगर आपके सामने कोई सेंटेंस में कोई विशेषण शब्द हो तो आप जो है इसमें से गुणवाचक शब्द को आसानी से पहचान सकेंगे। अब अगला हमारा है संख्यावाचक। संख्या मतलब जो संख्या का बोध कराए। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक होते हैं। जैसे दिन के बारे में बताया गया कि 4 दिन, घर के बारे में बताया गया 5 घर, दिशा के बारे में बताया गया कि 10 दिशाएं, व्यक्ति कितने हैं तो कुछ व्यक्ति हैं, सब कोई कितने हैं, सब हैं। तो यहां पर जो है अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको भी जवाब मिल जाएगा और आप जान जाएंगे कि वो विशेषण शब्द कौन सा है। कितने दिन, 4 दिन, कितने घर, 5 घर, कितनी दिशाएं, 10 दिशाएं, कितने व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, कितने, सब। तो ये जो है आपको जो है संख्यावाचक। अब संख्यावाचक 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो जो है निश्चित संख्याओं का ज्ञान कराएं या अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराएं। तो निश्चित का जो ज्ञान कराते हैं वो निश्चित संख्यावाचक शब्द कहलाएंगे। तो इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है। कैसे? हमने कहा कार के बारे में, तो कार या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, लेकिन कार जो है 2.5, पौने, सवा इस तरह से तो नहीं हो सकती है। कमरे भी इसी प्रकार से 2 कमरे, लड़के कितने हैं, 3 लड़के हैं, कुत्ते कितने हैं, 5 कुत्ते। यानी हमको एक डिटरमाइंड, एक निश्चित संख्या का बोध होता है, तो वो जो है संख्यावाचक होते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, जिनमें संख्या जो है निश्चित ना हो, यानी इस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होती। हमको एग्जैक्टली ये नहीं पता चलता है कि टोटल उसकी जो है संख्या कितनी है। जैसे कि कहा गया कि कुछ लोग आए हैं, तो कितने लोग हैं ये नहीं पता चल रहा। कुछ लोग हैं जिनकी हमको एक्चुअल गिनती नहीं पता है। अब हमने कहा व्यक्ति, तो उन्होंने कहा हर एक व्यक्ति। लोग कितने हैं, सब लोग हैं। फिर व्यक्ति, कई व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी इन सभी शब्दों से, जैसे कुछ, हर एक, सब, कई, इन शब्दों से कहीं भी ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि निश्चित रूप में कितनी संख्या है। तो ये हो गए हमारे अनिश्चित जो है। अब निश्चित अनिश्चित का हम भेद समझ गए। निश्चित संख्यावाचक के कई सारे भेद हैं, उनके उदाहरण हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गणनावाचक। गणना यानी हम किसी चीज की गणना करें, सीधे सीधे उनको गिनना। कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, सवा, 2.5, 3.5, ये सभी क्या है? गणना है। इसके भी 2 भेद हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। यानी यहां पर तो हमने अपूर्णांक और पूर्णांक दोनों को एक साथ ले लिया, क्योंकि 2.5 क्या है? ये पूर्णांक नहीं है, आप जानते हैं, गणित में आपने पढ़ा है। तो गणनावाचक में तो आ गई है कि 1, 2, 3, सवा, 2.5, 3.5, पौना, ये सभी हो गया। अब इसके जो है गणनावाचक के 2 भेद हो गए, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक यानी पूर्ण संख्या का ज्ञान कराए, या पूर्णांक का अर्थ ही होता है पूर्ण अंक, जो स्वयं में पूर्ण हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब क्या है? पूर्णांक बोधक है। वहीं पर अपूर्णांक बोधक क्या है? सवा, 2.5, 3.5, पौने 5, पौने 4, ये सभी शब्द क्या है? ये पूरा का पूरा जो है आपको ये नहीं बताते हैं कि गणना में जो है ये पूर्णांक। अब तो ये सभी शब्द जो होते हैं ये क्या है? पूर्ण अंक का बोध नहीं कराते हैं, इसीलिए इनको अपूर्णांक बोधक कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में अब जो है निश्चित संख्यावाचक में अगला प्रकार है क्रमवाचक। क्रम मतलब सीरियल। सीरियल कैसे पता चलेगा? हम कहेंगे कोई पहला है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, कोई चौथा है, कोई 5वां है। तो ये क्या हमको पता चला? एक क्रम का पता चला, एक सीरियल का पता चला। तो ये ऐसे शब्द क्या हो गए?
ऐसे विशेषण शब्द हो गए हमारा क्रमवाचक। आगे बढ़ते हैं, आवृत्तिवाचक। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह के जो फ्रीक्वेंसी या जो है इसकी बारंबारता बताने वाले शब्द हैं। तो दूना, तिगुना, चौगुना, 2.5 गुना, 10 गुना, ये जो है आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार है समुदाय बोधक, यानी किसी कम्युनिटी का बोध कराए, किसी जो है एक विशेष समुदाय का बोध कराए। जैसे कि दोनों आदमी, तीनों घर, चारों व्यक्ति, तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि वो एक कम्युनिटी है। तो यहां पर दोनों, तीनों, चारों, आठों, 1 दर्जन, 1 जोड़ी, यानी एक समुच्चय का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो सभी जो है समुदाय बोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगला प्रकार है प्रत्येक बोधक विशेषण, जहां पर जो है हमको प्रत्येक, जैसे हर एक, 2-2, सवा-सवा, प्रत्येक, ये सभी शब्द क्या है, प्रत्येक बोधक। जैसे हर एक व्यक्ति, 2-2 चावल के दाने, सवा-सवा किलो गेहूं और चावल, तो ये जो है प्रत्येक बोधक जो है शब्द हैं, तो इनको जो है हम प्रत्येक बोधक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रकार हमारा जो है विशेषण का है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्या होता है, माप तौल, क्वांटिटी। अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो क्वांटिटी, यानी किसी की माप कितनी है, किसी की तौल कितनी है, किसी की जो है मात्रा कितनी है, इसका बोध जो हम लोग को शब्द कराते हैं वो जो है शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो परिमाण का अर्थ क्या होता है, माप। अतः ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाप, जिसमें माप, तौल इत्यादि आते हैं, इनका बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दूध के बारे में हमने बता दिया, उसको नाप के कि वो 4 लीटर दूध है, तो यहां पर 4 लीटर क्या हो गया, परिमाणवाचक शब्द हो गया। गेहूं के बारे में हमने बता दिया कि ये 1.25 सेर गेहूं है, क्योंकि ये इकाई है एक नापने की। घी के बारे में बता दिया, हमने निश्चित भले नहीं बताया, लेकिन हमने बताया कुछ घी है। अब वो 1 लीटर है, 2 लीटर है, कितना है कुछ पता नहीं। थोड़ा सा पानी, पानी कितना है, थोड़ा सा है, मतलब उसकी हम मात्रा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन भले ही हमको उसकी पूरी मात्रा का ज्ञान नहीं हो। तो ये सभी शब्द जो है यहाँ पर क्या हो गए, ये सभी यहाँ पर जो है परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। अब इसको भी हम 2 बड़े भागों में बांट सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, एक तो निश्चित परिमाण, यानी जिसमें हमको एक निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, और एक अनिश्चित, जिसमें हमको निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा है। तो निश्चित मापतौल का बोध कराने वाले जो है शब्द जो है निश्चित परिमाणवाचक विधेय हो गए। जैसे हमने कपड़े को नापा, हमने कहा 1 मीटर कपड़ा है। दूध के लिए हमने कहा 2 लीटर दूध है। जलेबी के लिए हमने कहा कि 100 ग्राम जलेबी है। हल्दी के लिए हमने बताया कि 1 किलो हल्दी है। सोना के लिए बताया 1 तोला है, और तेल के लिए बताया ये 2 लीटर है। तो यहाँ पर एक निश्चित क्वांटिटी का, निश्चित मात्रा का हमको पता है, इसलिए निश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अगला कैटेगरी हमारी जो है, यहाँ पर हमको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली जो है क्वांटिटी क्या है। दूध के बारे में बताया कि हमारे पास बहुत दूध है, लेकिन कितना दूध है एग्जैक्टली नहीं पता। इसी प्रकार से धन के बारे में बहुत सारा धन या सारा धन। मक्खन के बारे में कहा हमने ढेर सारा है। दही के बारे में कहा कई किलो है, लेकिन कितने किलो है एग्जैक्टली नहीं पता। 50 मन गेहूं, तो गेहूं कितना है, कई मन है, लेकिन कितना है ये नहीं पता। तनिक सा अचार, अचार कितना है, तनिक सा है, लेकिन एग्जैक्टली वो 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, इसके बारे में हमको उसकी जो है मात्रा या उसकी तौल का अंदाजा नहीं है। तो ये सब जो है शब्द कैसे हो गए, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गए। अब यहाँ पर जो है विशेषण की अवस्थाएं आपसे पूछ ली जाती हैं तुलना में। तो विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं, जिसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं इंग्लिश में। जिन विशेषणों के द्वारा 2 या 2 से अधिक विशेष के गुण अवगुण की तुलना की जाती है, उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, एक सीधा सीधा एग्जाम्पल पहले आपको दिखा दें। जैसे हमने कहा वो बहुत प्रिय है, फिर हमने 2 लोगों के बीच कंपैरिजन किया कि वो प्रियतर है। 2 लोगों में हमने कहा कि इसमें से, जैसे ए और बी हमने कहा, तो इसमें से हमने कहा ए प्रियतर है, यानी ए जो है बी से ज़्यादा मुझे प्यारा है। फिर हमने कई लोगों के बीच जो है एक बात कही कि इनमें से
ए से जेड तक लोग बैठे हुए हैं, इसमें हमने कहा कि इसमें सी जो है वो प्रियतम है, यानी वो सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ये जो कंपैरिजन है इसको जो है हम इसकी अवस्था के बारे में कहते हैं। तो तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की विशेषता बताने वाले पदार्थ या व्यक्तियों की मात्रा का अंतर होता है। अब तुलना के विचार से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। एक तो मूलावस्था होती है, दूसरे को उत्तरावस्था कहते हैं, तीसरे को उत्तमावस्था कहते हैं। अब ये सीधे सीधे आप उदाहरण से समझ लीजिए। प्रिय मूलावस्था में है और इसका जो है जो उत्तरावस्था है वो क्या है, प्रियतर है। सीधी सी बात, अगर हम एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो हम जो है मूलावस्था की बात करेंगे, मूलावस्था विशेषण की वहां पर प्रयोग होगी। अगर हम 2 लोगों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पर उत्तरावस्था आएगी। और अगर हम 2 से अधिक हो, चाहे 3 हो, 4 हो, चाहे 5 हो, और 2 से अधिक लोगों के बीच कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई तुलना कर रहे हैं, तो जो है उत्तमावस्था का प्रयोग होगा। प्रिय का प्रियतर प्रियतम हो जाएगा। इसी प्रकार का निम्न, हमने कहा ये बालक निम्न कोटि का है। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि रमेश और सुरेश में सुरेश निम्नतर है, यानी इन दोनों में ये जो है ज्यादा निम्न है। फिर हमने पूरी क्लास के बारे में कहा कि इसमें से जो है रमेश निम्नतर है, तो निम्नतम है, सॉरी। तो ये जो है क्या हो गया, कई लोगों के बीच हमने कंपैरिजन कर दिया, यानी 2 से ज्यादा के बीच जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर जो है उत्तम अवस्था आएगी। इसी प्रकार से निकृष्ट का निकृष्टतर और निकृष्टतम हो गया, लघु का लघुतर और लघुतम हो जाएगा, उच्च का उच्चतर और उच्चतम हो जाएगा, अधिक का अधिकतर और अधिकतम हो जाएगा, कोमल का कोमलतर और कोमलतम हो जाएगा, सुंदर का सुंदरतर और सुंदरतम हो जाएगा, महत का महत्तर 2 लोगों के बीच, और 2 लोगों से ज्यादा के बीच में चुनाव कर रहे हैं हम, तो महत्तम यानी सबसे अधिक। अगर हम जो है सबसे शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो जो है उत्तमावस्था के लिए होता है। मोटा का, अब मोटा का उस तरह से तो हम रूप नहीं बना सकते, तो इसमें हम लगा देते हैं अधिक मोटा। हमने कहा जो है राम और श्याम में श्याम अधिक मोटा है। फिर हमने कहा कि पूरी क्लास में जो है श्याम सबसे मोटा है, तो सबसे अधिक हम वहां लगा देंगे, सबसे अधिक मोटा है। फिर इसी तरह से अच्छा अधिक, अच्छा सबसे, और जो है अधिक अच्छा, ये जो है हमारी जो है तीनों अवस्थाएं हो गई। इसके बाद जो है हमने विशेषण को यहां पर समाप्त कर लिया। अब विशेषण का एक प्रकार होता है क्रिया विशेषण, लेकिन ये जो है सीधे सीधे विशेषण का प्रकार ना होके ये हमारे अव्यय वाले जो है पार्ट में आता है। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं तो हम क्रिया विशेषण को भी समझेंगे, क्योंकि अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा विशेषण का प्रयोग हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअल में विशेषण शब्द है और ऐसा कौन सा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी वो क्रिया विशेषण है। तो अगर हम परिभाषा की दृष्टि से देखें तो सीधे तौर पे हम बता सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, किसी क्रिया के बारे में अगर कोई विशेषता बताने वाला शब्द का यूज हुआ है तो वो शब्द जो है क्रिया विशेषण कहलाएगा। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो। यहां पर एक और है कंडीशन कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, वो भी क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। यानी एक ही सेंटेंस में 2 क्रिया विशेषण भी प्रयुक्त हुए आपको दिख सकते हैं। अभी हम इन सब चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो पहले ही बात करते हैं, जैसे यहां, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, जल्दी, अभी, बहुत, ये सभी क्या है, क्रिया विशेषण शब्द हैं और प्रायः क्रियाओं की विशेषता बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। इसको उदाहरण से समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। हमने कहा श्याम धीरे धीरे टहलता, ये एक शब्द, एक वाक्य हमारे सामने। यहां पर क्रिया क्या है, टहलना क्रिया है। कौन टहल रहा है, श्याम टहल रहा है, तो इनको हम जो है क्या कहेंगे, या तो कर्ता कह लेंगे या इसको यहां पर विशेष कह लेंगे, संज्ञा कह लेंगे। कैसे टहल रहे हैं, धीरे धीरे टहल रहे हैं। यानी क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, धीरे धीरे शब्द।
तो ये क्या हो गया, ये जो है एक क्रिया विशेषण हो गया धीरे धीरे। फिर श्याम वहां टहलता है, तो श्याम कहाँ टहलता है, टहलने के बारे में बताया जा रहा है कि श्याम वहां टहलता है। फिर श्याम अभी टहलता है, श्याम किस समय टहलता है, तो श्याम अभी टहलता है। यानी क्रिया की ही विशेषता बता रहे हैं। कौन कौन से शब्द, धीरे धीरे, वहां और अभी, ये सभी श्याम के टहलने यानी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण या इनको हम अविकारी विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये अव्यय शब्द होते हैं। और अविकारी इसलिए कहते हैं कि इनका किसी भी तरह से आप प्रयोग करिए, इनके अंदर विकार नहीं उत्पन्न होगा। मतलब धीरे धीरे शब्द जो है हमेशा धीरे धीरे ही रहेगा। चाहे आप कोई भी वचन का प्रयोग करिए, किसी भी तरह से प्रयोग करिए कर्ता के, लेकिन धीरे धीरे शब्द में कोई भी बदलाव कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको अविकारी विशेषण भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। कैसे बताता है, वह पहला मतलब हो गया चलना। हमने कहा वह धीरे चलता है, ये हमारे सामने सेंटेंस हो गया कि वह बहुत धीरे चलता है। तो सबसे पहले चलने की क्या विशेषता है, धीरे चलना। तो क्रिया विशेषण एक ये हो गया कि वो किस तरह से चल रहा है, धीरे चल रहा है। फिर एक और क्रिया विशेषण आ गया जो ये बता रहा है किस तरह से चल रहा, बहुत धीमे चल रहा है। तो ये क्या हो गया, दूसरा क्रिया विशेषण हो गया। तो चलने की ही विशेषता यहां पर दो अलग अलग अविकारी शब्द बता रहे हैं, तो वो जो है दो क्रिया विशेषण यहां पर होंगे। यानी धीरे जो एक क्रिया विशेषण है इसकी विशेषता भी बता रहा है कि वो बहुत धीरे चल रहा है, तो यहां पर वो भी जो है क्रिया विशेषण हो गया। आगे अन्य उदाहरण लेते हैं। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, तो यहां पर धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। वे लोग रात को पहुंचे, कब पहुंचे, रात को। पहुंचने की विशेषता यानी पहुंचना क्या है, क्रिया है, उसकी विशेषता बताई जा रही कि वे रात को पहुंचे। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, कब पढ़ती है, वो प्रतिदिन पढ़ती है यानी रोज पढ़ती है। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। सुमन सुंदर लिखती है, तो किस तरह से लिखती है, क्या कार्य कर रही, लिखने का। लिखने की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, सुंदर लिखती है। तो सुंदर शब्द यहां पर क्या हो गया, एक क्रिया विशेषण हो गया। तो ये जो है इसके कुछ और उदाहरण थे। मैं बहुत थक गया हूं, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। थक गया हूं, थकना क्या है, एक क्रिया है और विशेषता उसकी कौन बता रहा है, बहुत शब्द बता रहा है। फिर वह यहां से चला गया, तो चला गया उसकी विशेषता बताई जा रही है स्थान के संदर्भ में कि यहां से चला गया। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। वह यहां आता है, आना जो है क्या हो गया, क्रिया हो गई, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो यहीं पर आता है और कहीं नहीं आता, यहीं पर आता है। यानी जो है ये भी क्या हो गया, एक क्रिया विशेषण हो गया। यहां क्रिया विशेषण को जिस तरह से हमने विशेषण को बांटा था, क्रिया विशेषण के भी कई सारे भेद होते हैं, तो इसको भी हम यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं इससे आपको जो है आपकी विशेषण पहचानने की शक्ति ही बढ़ेगी। तो प्रयोग के अनुसार दो तरह से हो सकते हैं, एक साधारण होगा, एक संयोजक होगा और एक तीसरा अनुबद्ध होगा। यानी तीन तरह के हो गए प्रयोग के आधार पर। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। रूप या जिसको हम व्युत्पत्ति कहेंगे, यानी उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। ये जो है जैसा कि हमने जो है पीछे विशेषणों के जो उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण, ये रूप के या व्युत्पत्ति के आधार पर हो गए। और तीसरा हो गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रमुख 4 भेद माने गए और ये मानक है। कुछ किताबों में आप पढ़ सकते हैं 9 भेद के बारे में भी, अच्छी किताबों में भी 9 दिया है, लेकिन मानक रूप से केवल 4 जो है अर्थ के आधार पर माने गए हैं। चूंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए इसको जो है मैं स्पेशली यहाँ पर जो है आपको बता रहा हूँ कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रमुख 4 भेद माने गए हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको 9 पूरे जो है, लेकिन 4 प्रमुख कौन से हैं वो भी जानिए। तो 4 जो प्रमुख है उनमें से पहला है कालवाचक। कालवाचक नाम से स्पष्ट है कि ये जो है काल के बारे में बताता है। रीतिवाचक यानी किसी क्रिया को कैसे किया जा रहा है, उसका मेथड क्या है, रीत के बारे में बताना।
तीसरा स्थानवाचक, चौथा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने पढ़ा है विशेषण को, उसी तरह से उसका क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। तो अब जो अन्य किताबें हैं उनमें जो है जो 9 भेद दिए गए हैं वो क्या हैं उनको भी जान लीजिए। परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निषेधवाचक और कारणवाचक, ये कुल जो है 9 प्रकार का दिए गया है। तो शुरुआत करते हैं प्रयोगवाचक से। प्रयोग का मतलब उसका हम एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं, उसका हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो इसके आधार पर जो है पहला हमारा भेद बनता है साधारण क्रिया विशेषण। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो साधारण तरह से कैसे, जैसे अरे तुम कब आए, तो यहां पर कब शब्द का प्रयोग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है, इस पे इसकी जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। अरे अब मैं क्या करूं, राम जल्दी आओ, अरे वह चोर कहाँ गया। तो ये क्या है, ये अव्यय या अविकारी शब्द हैं जो विशेषण की तरह क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है, इसलिए इनको हम जो है यहाँ पर साधारण क्रिया विशेषण कहेंगे। संयोजक मतलब कनेक्टिंग, दो जो है चीजों को जोड़ने वाली चीज को हम संयोजक कहते हैं। तो सेम वही यहाँ पर सेंस है कि जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है उन्हें हम संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी हिंदी में 2 उपवाक्यों को, 2 उपबंधों को आपस में जोड़ने का काम करने वाले जो अव्यय शब्द हैं, और लेकिन वो क्या है, क्रिया की विशेषता भी साथ में बता रहे हो, तो वो जो है संयोजक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएंगे। जैसे जहां तुम जाओगे वहीं मैं आऊंगा, तो जहां और वहीं यहां पर क्या हो गए, ये संयोजक क्रिया विशेषण हो गए। जहां तुम जाओगे वहीं मैं आऊंगा। इसी प्रकार से यहां हम चल रहे हैं वहां वो दौड़ रहा है। यहां 2 जो है उपवाक्य हैं, लेकिन इनको जोड़ने के लिए जो है कुछ विशेष संयोजक अव्यय या अविकारी शब्द यहां पर यूज हो रहे हैं जो क्रिया की विशेषता साथ में बता रहे हैं, तो ये जो है संयोजक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था, जब अंकित ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी, जहां पर अब समुद्र है वहां कभी जंगल था। तो ये जो है इस तरह से इसका हो गया। आगे चलते हैं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रकार जो था इसी का तीसरा प्रकार, तो ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग किए जाते हैं वे सब अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी ये जो है एक तरह से बिल्कुल निश्चय कराते हैं, किसी जगह का बिल्कुल डिटरमाइन कराते हैं कि यहीं पर ये है। अर्थात जिन क्रिया विशेषण का प्रयोग अवधारणा या किसी निश्चय के लिए किया जाता है और किसी भी शब्द भेद के साथ होता है उन्हें अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा गया है। जैसे कि यह काम गलत ही हुआ है, ठीक है, लेकिन यह काम तो गलत ही हुआ है, यानी वहां पर हमको एक निश्चय करा रहा कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ है, ये काम निश्चित रूप से गलत हुआ है, तो उसके लिए यहां पर तो का प्रयोग कर दिया गया। आपके आने भर की देर है, हम ये भी लिख सकते थे आपके आने की देर है, लेकिन आपके आने भर की देर है, मैं चल दूंगा। तो यहां पर क्या है, हमने एक विशेष जोर दिया वहां पर और एक निश्चय वाली बात कही कि बस आप आइए, आपके आने भर की देर है और उसके बाद हम ये काम शुरू कर देंगे। तो ये एक निश्चय का बोध करा रहा है, एक डिटर्मिनेशन का। मैंने राम को देखा तक नहीं, तो मैं ये भी कह सकता था कि मैंने राम को देखा नहीं, लेकिन मैंने राम को देखा तक नहीं, यानी हम अपनी बात में एक वजन डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम एक निश्चय का भाव लाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने राम को देखा तक नहीं था। तो इससे जो है क्या हो गया, ये अनुबद्ध क्रिया विशेषण हो गए। अब अगले प्रकार पे हम आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया विशेषण या रूप के आधार पर। तो ये मूल भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं या स्थानीय भी हो सकते हैं। सबसे पहले मूल की कहानी समझते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों से मेल से नहीं बनते हैं उनको हम मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने मूल सर्वनामिक विशेषण पढ़ा था कि 11 जो मूल सर्वनाम है वही जो है मूल है, उससे अगर कुछ बनेगा तो यौगिक हो जाएगा। सेम वही बात यहाँ पर भी है कि ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द से नहीं बने हैं, वो मूलता ही प्रयोग होते हैं, उनको हम मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक, नहीं, तो ये सभी क्या है,
ये सभी मूल क्रिया विशेषण हैं। एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब ये शब्द इस तरह से लिखे हैं तो ये विशेषण या क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण ये तभी माने जाएंगे जब ये किसी शब्द, किसी जो है वाक्य में प्रयोग होंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं। अचानक से सांप आ गया। अब यहाँ पर अचानक शब्द क्या है, ये मूल रूप में जो है क्रिया विशेषण है। मैं अभी नहीं आया, ये भी जो है मूल क्रिया विशेषण है क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अगला प्रकार यौगिक है। यौगिक मतलब कंपाउंड, यानी किसी जो है अन्य शब्द से बनने वाला, चाहे उपसर्ग लगा के बना हो चाहे प्रत्यय लगा के बना हो। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मन, तो मन से, जिससे, चुपके से, भूल से, देखते हुए, यहाँ तक, झट से, वहां पर, ये सब क्या है, मन एक मूल शब्द है लेकिन उसमें से लगा दिया तो मन से हो गया। जिसमें से लगा दिया, जिससे, चुपके के साथ में से का प्रयोग कर दिया गया, तो ये सभी क्या बन गए, क्रिया विशेषण बन गए। लेकिन ये मूल ना होके जो है ये क्या है, यौगिक हैं। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं। यानी संज्ञा से बन सकते हैं, विशेष सर्वनाम के से बन सकते हैं, विशेषण से बन सकते हैं, किसी क्रिया धातु से बन सकते हैं या किसी अव्यय के मेल से ये बन सकते हैं। अब एक इसका उदाहरण देख लेते हैं। तुम रात भर में आ जाना। रात एक मूल शब्द है, इसमें हमने लगा दिया भर, तो ये जो है बन गया रात भर में आ जाना। वह चुपके से जा रहा था। कैसे जा रहा था, क्रिया कैसे हो रही थी जाने की, चुपके से, तो ये चुपके से क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। यौगिक क्रिया विशेषणों की रचना कैसे होती है, अगर हम संज्ञाओं की द्विरुक्ति कर दें, द्विरुक्ति मतलब उनकी डुप्लीकेशन, दो बार एक ही बात को लिख दें, घर घर, घड़ी घड़ी, हर हर, बीच बीच, हाथों हाथ, तो ये क्या हो गया, द्विरुक्ति से बन गया। दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से, जैसे सवेरे सायं, आजन्म, सवेरे शाम, आजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से, दिन रात, सांझ सवेरे, घर बाहर, देश विदेश, तो ये दो भिन्न संज्ञाओं की जो है मेल से बन गया। फिर सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनेगा, यहाँ वहाँ, अब कब, इतना उतना, जहाँ जिससे, ये सर्वनाम से बन गए। विशेषणों की द्विरुक्ति भी हो सकती है, उनको हम जो है एक साथ जो है दो बार लिख सकते हैं, एक संयोजक चिन्ह लगाकर। एक एक, हमने कहा ना, एक एक आदमी वहां से चला गया, वो काम ठीक ठाक हो गया, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, तो ये क्या है, विशेषण है, लेकिन इनको हमने जो है दो बार लिख दिया, बीच में हमने जो इनको संयोजक चिन्ह लगा दिया, तो ये जो है विशेषणों की द्विरुक्ति से बन गया। फिर क्रिया विशेषण की खुद की द्विरुक्ति हो सकती है, जैसे धीरे धीरे, जहां तहां, कब कब, कहां कहां। दो क्रिया विशेषणों को आपस में मिलाने से भी, जहां तहां, जहां कहीं, जब तब, जब कभी, कल परसों, आस पास। अगला उदाहरण कैसे हो सकता है, दो भिन्न या समान क्रिया विशेषणों के बीच में अगर हम ना शब्द का प्रयोग कर दें, जैसे कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, तो ये क्या बन गया, ये भी क्रिया विशेषण बन गया। अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से कैसे यौगिक क्रिया विशेषण बनेगा, जैसे पट पट, तड़ तड़, सटासट, धड़ाधड़, तो ये शब्द क्या है, ये अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से बन गए। इसी तरह से संज्ञा और विशेषण के मेल से, एक साथ, एक बार, दो बार। अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से, प्रतिदिन, यथाक्रम, अनजाने, आजन्म। पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से, जैसे लिखा हमने विशेष और उसमें जोड़ दिया कर, तो विशेष कर। बहुत कर, मुख्य कर, एक एक कर। अगला प्रकार इसका है स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय का मतलब लोकल, यानी ऐसा जो है क्रिया विशेषण जो उस वाक्य में प्रयोग होने के कारण और अपनी विशेष स्थिति के कारण, यानी उसकी वहां मौजूदगी के कारण वो विशेषण जैसा क्रिया की विशेषता बताने लगे। तो ऐसे शब्द अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं, यानी उस विशेष स्थान पर आने के कारण ही वो जो है क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएंगे, तो वे स्थान जो है स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे अपना सिर क्यों खपाते हो,
वह दौड़कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? दौड़कर चलते हैं। आगे अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के जो 9 भेद हमने देखे थे, 4 तो शुरुआत वाले वही हैं जो है मानक में है, बाकी कुछ और हैं। तो इनको जो है एक एक करके जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। सबसे पहला कालवाचक, नाम से स्पष्ट है कि ये काल का यानी टाइमिंग का बोध कराएगा। तो जैसे कि कुछ शब्द एग्जाम्पल से ही आप सीधे समझ जाएंगे। आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, पश्चाताप, तदंतर, कल, फिर। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये सभी शब्द जो है कैसे हैं, ये जो है अविकारी शब्द हैं और ये जो है किसी न किसी क्रिया की विशेषता इस तरह से बताएं जो कि काल के संदर्भ में हो, यानी समय या टाइमिंग के संदर्भ में। उदाहरण से समझते हैं। मैंने सुबह खाना खाया, तो हमारे प्रश्न हमने पूछा हमने कब खाना खाया? मैंने सुबह खाना खाया। तो सुबह शब्द यहाँ पर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह से मैं शाम को खेलता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ। ये सभी जो है टाइमिंग या काल के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से और एग्जाम्पल्स हैं। वह नित्य टहलता है, वे कब गए, श्यामू कल मेरे घर आया था। कब आया था? कल आया था। मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, सीता कल जाएगी, दिन भर वर्षा हो रही है, फिर परसों बरसात हो रही है, वह प्रतिदिन कृष्ण कल जाएगा। कुल मिलाकर ये सारे शब्द जो है आपने देख लिए कि ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो गए। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात कर लेते हैं। किसी पर्टिकुलर स्थान की ओर इंगित करता है, किसी पर्टिकुलर स्थान की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण शब्द, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऐसे अविकारी शब्द जो हमेशा क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराएं, वे शब्द स्थानवाचक कहलाएंगे क्रिया विशेषण। जैसे जहां पर, यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, कहाँ किधर, पास दूर, अन्यत्र, इस ओर उस ओर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आमने सामने, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है स्थानवाचक हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपको। मैं कहाँ जाऊं, यानी यहाँ पर क्या है? स्थान के बारे में बताया गया कि मैं जाऊं कहाँ। तुम नीचे बैठो, नीचे एक स्थान है। वह आगे चला गया, तुम अंदर। हम छत पर सोते हैं, शशि मुझसे बहुत दूर बैठी, तो यहाँ पर बहुत दूर हो गया। तुम अपने दाहिने ओर गिर गए, तारा कहाँ एवं किधर गई, इधर उधर मत देखो, उधर मत जाओ, मैं बाहर खेलता हूँ, मैं पेड़ पर बैठा हूँ। कहाँ पर बैठा हूँ? पेड़ पर बैठा हूँ, तो स्थान हो गया ये। मुरारी मैदान में खेल रहा है, कहाँ पर खेल रहा है? मैदान में खेल रहा है। तो ये सभी क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो गए। इसी तरह से दिशावाचक की बात कर लें तो नाम से ही स्पष्ट है कि दिशा का बोध कराएगा ये। जो शब्द क्रिया की दिशा से संबद्ध हो उनका बोध कराते हो वो, जैसे कि और, इधर, जिधर, किधर, सामने, यानी उसका उदाहरण देख लेते हैं। घर की ओर जाओ, यानी किस दिशा में जाओ? घर की ओर जाओ। मेरी ओर देखो, वह उधर मुड़ गया। यहां पर उधर शब्द क्या है? जो है बता रहा है दिशा। अगला परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक विशेषण भी हम पढ़ चुके हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये जो है क्या है? क्रिया का परिमाण बताता है। तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हम क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जो शब्द क्रिया की मात्रा को बताएं, यहां पर जो है अन्य किसी की मात्रा को नहीं, केवल क्रिया की मात्रा की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि काफी, ठीक ठाक, बहुत कम, अत्यंत, अतिशय, बहुत थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत। लेकिन इसको जब हम जो है वाक्य में समझेंगे तो जो है हमको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि कम खाओ, तो खाना एक क्रिया है और उसकी जो है विशेषता बता रहा है कम, कि थोड़ा कम खाओ। कैसा बोलता है? कम बोलता है। बहुत अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो यहाँ पर अधिक किसके लिए प्रयोग किया गया? खाने के लिए। खाना क्या है? क्रिया है। उतना बोलो, बोलना क्रिया है तो उसके लिए जो है वर्ड लगा दिया गया उतना। इसी तरह रमेश खूब पढ़ता है, तेज गाड़ी चल रही है, सविता बहुत बोलती है, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भी कुछ प्रकार बताए गए हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं।
पहला है अधिकता बोधक, यानी किसी चीज की अधिकता, किसी चीज की अति के बारे में बताने वाले। बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, यानी ये जो हमेशा अधिक वाली बातें करेगा। न्यूनता बोधक ये जो है बताएगा कि वो जो है जो क्रिया हो रही है वो कम हो रही है, जैसे कि कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक, प्रायः, जरा, किंचित। फिर पर्याप्तिवाचक ये बताएगा कि जो क्रिया हो रही है उसकी मात्रा कैसी है, पर्याप्त है, सफिशियंट है, जैसे कि केवल, बस, काफी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु। तुलनावाचक ये जो है क्रिया की तुलना बताएगा कि अधिक तेज दौड़ा, अधिक दौड़ा, तो अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर। श्रेणीवाचक श्रेणी बताएगा उसकी जो है कैटेगरी, यानी थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी, तिल तिल, एक एक कर, यथाक्रम, यानी उसकी श्रेणी के बारे में यहाँ पर बात हुई। अब अगला जो है पांचवा प्रकार जो है वो है रीतिवाचक। तो रीतिवाचक का अर्थ है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है इसके बारे में जानकारी देना। तो जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं, रीति, ढंग, तरीका बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि, मेथड या तरीके का बोध कराते हैं, वे शब्द जो है सभी रीतिवाचक कहलाएंगे। तो कुछ रीतिवाचक शब्द कैसे हो सकते हैं, जैसे कि धीरे, जल्दी, ऐसे, वैसे, कैसे, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, ये सभी जो इसके उदाहरण हैं। वाक्य में समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि रमेश कैसे चलता है, रमेश ध्यान से चलता है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि उसके चलने का ढंग बताया गया, इसका तरीका बताया गया। सुधीर कैसे बोलता है, सुधीर मधुर बोलता है। सुमित गलत चाल चलता है। जितेंद्र अच्छी तरह से काम करता है। बाघ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर उसके चलने का ढंग बताया गया कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर श्याम कैसे खाता है, फटाफट खाता है। चीता कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। महेश हमेशा सच बोलता है। हरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। तो ये सब जो है मेथड है। यहाँ पर आप एक चीज ये भी देखेंगे कि क्रिया विशेषण में जो एक शब्द जो है किसी और प्रकार का भी हो सकता है, वो प्रयोग के आधार पर दूसरे प्रकार में भी आ सकता है। यानी अगर वो रीतिवाचक है तो हो सकता है वो जो है कहीं कालवाचक या जो है किसी अन्य प्रकार का भी हो सकता है। तो हमेशा जो है जो आपको एग्जाम्पल देना होगा वो वाक्य में उसके प्रयोग के आधार पर जो ही आप उसकी तय करेंगे कि वो शब्द किस प्रकार का है। तो इनमें जो है जो तरीका है, जो यानी रीतिवाचक है, उनको भी हम जो है समझने के लिए कुछ और भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक तो प्रकार बताए, ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, धीरे, अचानक, स्वयं, स्वतः, परस्पर, यथाशक्ति, प्रत्युत्तर, फटाफट। दूसरा जो है वो निश्चयात्मक कोई बात बताए, जैसे अवश्य, सही, सचमुच, निसंदेह, बेशक, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ, वस्तुतः, दरअसल। तीसरी जो है वो अनिश्चितता बता सकता है, जैसे कदाचित, शायद, बहुत कर, यथासंभव। इसी तरह से स्वीकारोक्ति के संदर्भ में यूज हो सकता है, जैसे कि हाँ, जी, ठीक, सच। कारण बता सकता है किसी की दशा में, इसीलिए, क्यों, काहे को। निषेध यानी जो है किसी चीज को जो है नकारने वाली शब्द, जैसे ना, नहीं, मत। अवधारण तो, ही, हो, भी, मात्र, भर, तक, सा, ये सभी जो है। तो इस तरह से जो है ये रीतिवाचक के कई सारे भेद हो सकते हैं। अब अगला भेद हमारा है 9 प्रकारों में से निश्चयवाचक। निश्चयवाचक नाम से ही स्पष्ट है कि वो निश्चितता के बारे में, उसकी जो है डिटर्मिनेशन के बारे में बताता हो। तो ये किसा क्रिया विशेषण शब्द प्रयोग होते हैं जब इन्हें कोई निश्चय व्यक्त करना होता है, अर्थात जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम निश्चय वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अवश्य, अब कोई कार्य हो रहा है तो अवश्य। बेशक, सचमुच, वस्तुतः, निसंदेह, सही, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ, दरअसल। उदाहरण से समझिए, मैं वहां अवश्य आऊंगा। आऊंगा क्रिया है और उसके बारे में मैंने एक जो है निश्चितता कह दी कि मैं वहां अवश्य आऊंगा। इसी तरह से प्रीत निसंदेह सफल होगा, तो उसकी सफलता के बारे में हमने कहा निसंदेह सफल होगा वो। इसी तरह से अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण अगला प्रकार है हमारा। यहां पर जो है अनिश्चय का भाव होता है, यानी कोई चीज हो रही है, कोई क्रिया हो रही है तो वो निश्चितता उसकी जो है तय नहीं है, तो वो अनिश्चय शब्द का प्रयोग होता है।
जैसे कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया में अनिश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करें उन्हें अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अर्थात यह क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयोग होते हैं जब हमें क्रिया के होने की अनिश्चितता या उसके बारे में संदेह हो, जैसे कि मुमकिन, शायद, कदाचित, संभवतः, अक्सर, बहुत कर, यथासंभव, इन शब्दों का प्रयोग जो है ऐसे संदर्भ में किया जाता है। उदाहरण समझते हैं। श्याम शायद चला जाए। चलना या चला जाना मतलब जो है क्रिया, लेकिन शायद चला जाए मतलब ये निश्चित नहीं है कि वो जाएगा ही या नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर शायद क्या है, एक क्रिया विशेषण हो गया जो अनिश्चयवाचक हो गया। देवेश संभवतः ना पहुंचे, तो देवेश के पहुंचने के बारे में यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जा रहा कि वो शायद या संभवतः ना पहुंचे, यानी जो है कोई निश्चित नहीं है कि वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह का प्रयोग जो है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण में किया जाता है। 8वां प्रकार इसका है निषेधवाचक। निषेध मतलब होता है किसी चीज को मना करना या जो निगेटिव अर्थ होता है। तो जो शब्द क्रिया के करने या ना होने का निषेध प्रकट करें उन्हें निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, जैसे कि ना, ना, न, मत, नहीं आदि। इसका प्रयोग जो है मुख्यतः जो है क्रिया के होने को नकारने के लिए किया जाता है। जैसे तुम यहां मत बैठो, तो बैठना जो क्या है, एक क्रिया है। मत बैठो यानी यहां पर एक नकारात्मक भाव है। नहीं कहूंगा, तो नहीं कहना जो है क्रिया है और उसका जो है क्रिया विशेषण यहां पर नहीं कहूंगा। आगे चलते हैं। अगला प्रकार कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक, जो शब्द क्रिया के होने या करने का कारण बताए उन्हें कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कारणात्मक क्रिया विशेषण तब प्रयोग किए जाते हैं जब हम किसी क्रिया के होने का कारण व्यक्त करना होता है, जैसे कि क्योंकि, उद्देश्य से, अतः, कारण के मारे, अतएव, इसलिए, चूंकि, किस लिए, क्यों, काहे को, ये सभी शब्द जो है उसके कारण को व्यक्त करते हैं क्रिया के। उदाहरण समझें। कमजोरी के कारण वह चल नहीं सकता, यानी वो चल नहीं सकता, चलना यहाँ पर क्रिया हो गई। और किस कारण नहीं चल सकता, कमजोरी के कारण नहीं चल सकता है। ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए घनश्याम सो गया। घनश्याम क्यों सो गया, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी और इसको व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एक अव्यय प्रयोग किया गया इसीलिए। इसीलिए जो है एक निश्चितता भी प्रदान करता है, साथ में कारण बता रहा है कि क्रिया का कारण क्या है, सो गया, क्योंकि उसका कारण है कि ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए वो सो गया। तो ये जो है कारणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। फिर अर्थ के अनुसार जो है कुछ पुस्तकों में एक दो भेद और आपको मिल जाएंगे, केवल आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप इसको याद रखें। एक होता है आकस्मिकता क्रिया विशेषण। आकस्मिकतात्मक का अर्थ आप समझते हैं कि कोई चीज़ आकस्मिक रूप से हो रही है, उसके बारे में बताने के लिए। तो ये क्रिया विशेषण शब्द हम तब प्रयोग करते हैं जब हम किसी क्रिया के आकस्मिक होने का बोध कराना होता है कि वो क्रिया अचानक हो गई, जैसे कि सहसा गिर पड़ा, अकस्मात, अचानक, एकाएक, एकदम आदि। एक होता है स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। किसी भी क्रिया विशेषण के होने को स्वीकारने के लिए, उसको एडमिट करने के लिए, स्वीकारने के लिए जो क्रिया विशेषण शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे कि हाँ, सच, ठीक, बिल्कुल, जी, अच्छा इत्यादि शब्द जो है ये सभी स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण हो गए। एक आवृत्त्यात्मक क्रिया विशेषण के बारे में भी कुछ विद्वानों ने लिखा है। तो किसी भी क्रिया में निरंतरता दिखाने के लिए इस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गटागट, धड़ाधड़, यानी ये एक निरंतरता बनी, वो गटागट पानी पी रहा है, वो धड़ाधड़ जो है चल रहा है या धड़ाधड़ गिर पड़ा। फिर एक निष्कर्ष दर्शाने के लिए निष्कर्ष आत्मक क्रिया विशेषण होता है। ये क्रिया विशेषण सब निष्कर्ष व्यक्त करते हैं, जैसे अतः, इसलिए। तो ये सभी शब्द जो है निष्कर्ष क्रिया विशेषण वाले में आ गए। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने विशेषण का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, क्रिया विशेषण को भी समझा। ये चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप विशेषण को समझ जाएंगे अच्छे से तभी आप जो है विशेष्य को समझ पाएंगे। तो विशेषण और विशेष्य में हमको चूंकि बहुत अच्छी तरह से अंतर आना चाहिए, इसलिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण था। इसको रिवाइज करिएगा, इसको जो है एक दो बार और देखिएगा, तो आप जो है चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।